नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम दोस्तों यूपीपी और सुपर टेट के लिए और जेटीटी के लिए, झारखंड टेट के लिए दोस्तों ये बाल विकास की क्लास है। जो आपके प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2018 जो यूपी टेट का हुआ था एग्ज़ाम 2018 उसी के एग्जाम पे क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखिए किस प्रकार से यूपी टेट क्वेश्चन पूछती है और उसी प्रकार से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि बहुत जल्दी आपकी 2 लाख वैकेंसी निकलने वाली है। उसमें से लमसम 50,000 वैकेंसी तो होंगी ही, जो कि प्राइमरी वर्ग की, जिसमें बाल विकास बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो चलिए, एक पार्ट इसका मैं दे चुका हूँ 15 क्वेश्चनों का। अब दूसरा पार्ट ये है जो कि 14 क्वेश्चन से आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन लमसम होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से संबद्ध किया है? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा दोस्तों? तो ये संबद्ध किया है अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत से। थार्नडाइक ने जो शीर्षक दिया है, सिद्ध किया है अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक सिद्धांत किया था। इस सिद्धांत को संबद्धवाद व उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास या त्रुटि का परिणाम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है दोस्तों? तो बताइए गिरोह अवस्था किससे संबंधित है? तो दोस्तों गिरोह जो अवस्था होती है ये जो है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से संबंधित होती है। 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी सही हो जाएगा, जो कि गिरोह की अवस्था इसको बोलते हैं। देखिए 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण गिरोह अवस्था एवं विलंब विकास से संबंधित है। इस आयु में बालक या बालिका की सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अधिक से अधिक समय दूसरे बालक बालिकाओं के साथ समय व्यतीत करना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक क्रियाकलापों तथा खेलों से दोस्तों अधिक होती है। तो ये दोस्तों आपका है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण गिरोह की अवस्था। चलिए आगे देखते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? बताइए तो तृतीय अवस्था कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी मूर्त संक्रिया अवस्था। 4 अवस्थाएं प्याजे ने बताई है, उसमें से तृतीय अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था दोस्तों बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए प्याजे के द्वारा बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जो कौन सी है? पहला है आपका संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों प्याजे की ये जो 4 अवस्थाएं हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें गहनता से देख लो। इसमें क्वेश्चन हमेशा इससे 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। अगर यूपी टेट का पेपर आया हुआ है तो उसमें प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्वेश्चन जरूर बने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अवस्थाएं जितनी हैं आप रट डालिए, इनके समय रट डालिए, इनका नाम रट डालिए और इसके बारे में विस्तृत पढ़ लीजिए। तो इसके बारे में भी मैं एक क्लास पूरा जो है जीन प्याजे संबंधित की क्लास पूरा लेके आऊँगा। फिलहाल ये आपकी जो है जो कि प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको देखिए, उसके बाद मैं आपको क्लास लेकर आऊँगा। चलिए अगर देखते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो बताइए 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों प्रेरणा है और रुचि है और अधिगम की इच्छा है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, जबकि पूर्व अधिगम शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, थकान, वातावरण एवं सीखने की विविध अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? बताइए तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका सहायता परक, ये आपका सामाजिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए सहायता परक व्यवहार, दान, सेवा, निवास, समूह आदि सामाजिक मूल्य की श्रेणी के अंतराल आते हैं, जबकि परंपरा, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन, नृत्य और सांस्कृतिक मूल्य ये सब जो है ये भी क्या है? ये परंपरा, जबकि ये परंपरा लोक कला है और रीति रिवाज है, धार्मिक है, क्रियाएं हैं, गायक है और नृत्य सांस्कृतिक मूल्य है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों व्यवहार सहायक परक हो जाएगा। कौन है सहायता परक? कौन कौन से? ये सारे जो आपकी बताई गई हैं यही सारे हैं। चलिए आगे हैं। पश्च अन्वेषण था साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं दोस्तों? तो बताइए किसके उदाहरण हैं? तो 19 का ऑप्शन नंबर दोस्तों स्वतः शोध के उदाहरण हैं दोस्तों। किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए स्वतः शोध में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं की जाती है, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों की तलाश होती है जो संगीत प्रतीत हों। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, या किसने कहा था? बताइए ये किसने कहा था? तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए ये किसने कहा था? दोस्तों जब जिस समय ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट में, तो ये आपका जो है विवाद में चला गया था। इसमें से ये किसी ने जो है नहीं कहा था। देखिए एबिंगहास ने सर्वप्रथम सीखने के ग्राफ की व्यवस्था किया था, परंतु कथन इसके द्वारा कहा गया है। इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन न मिलने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा इस वक्त इस प्रश्न का विवाद में चला गया था दोस्तों ये। तो इसमें ये से कोई नहीं, एबिंगहास ने दोस्तों कहा था इसका, तो इसमें ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए विवाद में चला गया था। चलिए निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही दोस्तों हो जाएगा? प्राथमिक नियम आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, लेकिन सचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है। देखो थार्नडाइक के जो नियम सिद्धांत हैं, ये सारे नियमों को जो है आप लोग रट डालिए। थार्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम प्रतिपादित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्राथमिक और मुख्य नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये हैं 3 नियम। और तृतीय गौण नियम कौन से हैं? ये देखिए सादरता का नियम, मनोव्रत का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम और सचर्यात्मक रूपांतरण का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। ये आपके जो है 5 तृतीय हैं और 3 मुख्य नियम हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तो सी सही हो जाएगा, बाकी आपके सारे ये नियम हैं। चलिए आगे हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये व्यवहार पर बल देता है। किस पर बल देता है? व्यवहार पर बल देता है। अनुक्रिया अनुकूलित सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं इवान पी पावलोव। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। किसने? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। चलिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नियम दोस्तों है ये आपका नैमित्तिक अनुबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुबंध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंध को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंध, दोस्तों ये याद कर लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंध को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंध कहते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक BF स्क्रीनर ने किया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लेना। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। बाकी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी को वृद्धि है, अधिगम एक लक्षणोन्मुख क्रिया, ये सारे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य विकल्प अधिगम की विशेषताएं हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चलिए कोहलर या सिद्धांत या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? तो सीखना ये क्या है? संज्ञानात्मक कार्य है। कोहलर सीखना संज्ञानात्मक कार्य सिद्ध करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कोहलर या सिद्धांत करना या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकाय है। दोस्तों कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के अधिगम को महत्वपूर्ण माना है। चलिए किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से किसी भी नई भाषा को सीखना प्रारंभ किया जाता है दोस्तों, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। किसी नई भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान, शब्द एवं वाक्य में अक्षरों के प्रयोग करने का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का
छात्र शामिल होता या होते हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र क्या होते हैं, सामान्य भी होते हैं और विशिष्ट भी छात्र होते हैं समावेशी कक्षा में जो छात्र शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं, क्योंकि ये आपका जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें दोनों प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं, जिसमें सामान्य भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं, और दोनों की क्लास एक ही चलाई जाती है। और समावेशी शिक्षा में साधारण, योग्य, लिंग, प्रजाति, दिव्यांगता, चिंता स्तर, सामाजिक दोस्तों और जो है आर्थिक स्तर और विभिन्न धर्म के छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। चलिए, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों जो परिभाषा है वो गणना दोष, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए गणना दोष संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करना गणित संबंधी त्रुटियों जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव के क्रम में भूल को डिसकैलकुलिया दोस्तों कहते हैं। ऑप्शन ये जो आपका डिसीज है ये आपकी आती हैं, ये डिसकैलकुलिया कहते हैं। और इस प्रकार की अक्षमता वाले बच्चों में गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये बहुत सारे विकार हैं जो कि आते हैं। अगला समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो ये आवश्यक है आपका संवेदनशीलता, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता, अभिभावकों की भागीदारी, एकता एवं क्षमता निर्माण आदि आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी पहले दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है, ये आपका संवेदी नहीं है। बाकी आपका दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए संवेदी संवेग का एक तत्व नहीं है, जबकि दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक संवेग के तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2018 का पेपर था दोस्तों, ये आपका कंप्लीट करवा दिया है। इसी प्रकार से मैं पूरा एक एक पेपर आपको करवाऊंगा। जितने भी पेपर आए हुए हैं सारे पेपर बाल विकास के, पर्यावरण अध्ययन के, हिंदी के, मैं सारे पेपर आपको करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से हमारे चैनल पे सारे क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी टेट की पूरी फुल तैयारी आपकी करवाई जाएगी, क्योंकि अभी तो डेट घोषित नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्द यूपी टेट पहले होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। तो जैसा कि नया आयोग बना हुआ है और नए आयोग में कहा जा रहा है कि नई आयोग के तहत जो है उसमें प्रावधान था कि टेट का 1/4 आप इसमें मेरिट में जुड़ेगा। तो अगर ये यूपी टेट करवा रहे हैं और टेट का 1/4 जुड़ता है तो निश्चय ही आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। इसलिए यूपी टेट में जितने आपके अच्छे नंबर होंगे उतने आपको सफलता निश्चित है, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। तो अभी से आप लोग प्रयास करोगे तभी सफलता निश्चित है, और कम समय में प्रयास करना मुश्किल होता है और सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अभी बहुत समय है आपके पास और आप लोग मेहनत करिए और एक सीट पक्की करिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।